नमस्कार दर्शकों, लहर मीडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजोला के बारे में। इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, इसके उत्पादन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अजोला क्या है, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अजोला के बारे में। अजोला के क्या फ़ायदे हैं, अजोला क्या काम आता है, डेयरी इंडस्ट्री में इसका कैसे उपयोग होता है, आज लोगों में इसका बढ़ चढ़ कर कैसे उपयोग कर रहे हैं, और इस पूरी कहानी के पीछे जो कि वो हैं गजानन जी अग्रवाल। आज हम उनसे रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। गजानन जी अग्रवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपने इस पूरे किसान भाई जो हमारे आसपास के हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप क्या करते थे, कैसे आपने अजोला के ऊपर काम किया, और उससे पहले की कहानी। अजोला के जनक के रूप में तो आपने एक अमिट छाप छोड़ दी है राजस्थान में, परंतु आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ये सब लोग जानना चाहते हैं हमारे श्रोता। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गजानंद अग्रवाल है और मैं मूलतः यदि मेरी जन्म की बात करें तो मेरा जन्म असम के एक छोटे से राज्य में हुआ है, छोटे से ज़िले में हुआ है जिसका नाम पानीतोला है। और ये तिनसुकिया के आसपास है? बिल्कुल, तिनसुकिया के बहुत नज़दीक है। लेकिन अग्रवाल जी, हमने देखा है आप राजस्थान के अलावा आसपास के कई राज्यों में भी आप काम कर रहे हैं जी, और अपने इस तकनीक को लोगों में, किसानों के बीच में समझा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं और इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बात को जारी रखें। ये आपका बिल्कुल सही है कथन सर। मेरा जो इसको वर्किंग करने का टारगेट है वो पूरा पैन इंडिया है, और पैन इंडिया में भी मेरा B2C है। B2C इन द सेंस ये है कि हम जो भी मॉडल पे काम कर रहे हैं अजोला के लिए, बेसिकली उसको हम लोगों ने एक नाम दिया है अजोला, तो उसका बेसिकली बोटनिकल नेम है। अच्छा। और यदि उसकी बात करें तो हम लोगों ने इसको ग्रीन गोल्ड की एक संज्ञा दी है, यानी हरा सोना। हरा सोना। हरा सोना आप इसे किस कारण से बोलते हैं? काला सोना हमने सुना है, लेकिन हरा सोना पहली बार मैं सुन रहा हूँ। सर, हरा सोना और काला सोना दोनों ही हमारे ही सब्जेक्ट हैं। काला सोना हम इसलिए काला सोना हमने इसलिए रखा कि काला सोना बेसिकली हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग को बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से। यानी जो केचुए से खाद तैयार करते हैं उसको आप काला सोना बोलते हैं। अब 1 किलो यदि हम लोग इसको फीडिंग करवा रहे हैं गाय या भैंस या बकरी, जिसका भी दूध का उत्पादन जितना है उसके अनुपात के अनुसार, तो कुल जो लागत है उसकी फीडिंग को लेके एक तो वो कम होंगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो एक तरीके का ऑर्गेनिक कल्टीवेशन फीड है, जिसको हम लोग कहें तो जैविक आधार पे तैयार किया हुआ पशुओं के लिए खाना। तो उसको जब वो इस्तेमाल करेगा खिलाने के रूप में, तो दूध का जो उत्पादन होगा उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। उसकी क्वालिटी इतनी सुधर जाएंगी कि यदि किसी भी व्यक्ति को जिसको हम पहले से दूध दे रहे हैं, वो कुछ दिन में 7 या 10 दिन में हमें कहेगा कि इसके दूध के टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फीडिंग हो गई, लागत घट गई। दूसरा, मिल्क का उसका उत्पादन बढ़ गया। वो उत्पादन करीब आपको अंतर महसूस होगा 40 से लेकर 60 दिन के बीच में। जब हम लोग रेगुलर उसको खिलाएंगे प्रतिदिन आहार के रूप में, तो 40-50 दिन बाद में हमें एक अंतर महसूस होगा। वो दूध के उत्पादन में हमें अंतर देखने को मिलेगा। वो उत्पादन का अंतर ऐसा होगा, यदि हम लोगों ने मान लीजिए कि कुल मिल्क के उत्पादन से 10% आहार के रूप में दिया, तो हमें जो उत्पादन बढ़ के मिलेगा वो लगभग 5% के रूप में 5% के रूप में दूध का उत्पादन बढ़ के मिलेगा। और इसका यदि हम लोग एवरेज एक केटल पे जोड़ ले तो करीब 1500 रुपये का प्रति महीने का अतिरिक्त लाभ हम लोग एक पशु से, जो बड़े लार्ज एनिमल्स कहते हैं गाय या भैंस को, उससे हम लोग अतिरिक्त आय के रूप में कमा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इस अजोला को केवल इस्तेमाल हम लोग फीड के रूप में ही नहीं करें, हम लोग इसको सबसे बेहतरीन एक जैविक खाद भी बना सकते हैं इस अजोला से, जो हम लोगों के लिए एक NPK का बहुत गजब का सोर्स होगा। यानी अजोला जब हम लोग ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उगाने से कल्टीवेशन के प्रोसेस तक इस अजोला के अंदर नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ चावल की खेती होती है, जैसे आपका धान का कटोरा समझ लीजिए, झारखंड वाला एरिया हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, आपका आंध्रा हुआ, ये जो जोन है यहाँ पे लोग राइस फार्मिंग के अंदर अजोला को एज ए फर्टिलाइज़र रिकमेंड करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि अजोला को यदि वो फर्टिलाइज़र के रूप में रिकमेंड करते हैं तो नाइट्रोजन जो चावल के प्लांट को चाहिए, क्योंकि चावल के खेतों में पानी भरा रहता है, तो उगने के लिए जो उसको क्लाइमेट चाहिए या उगने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। पानी का वाष्पीकरण कम होगा तो चावल के खेत में पानी भरा रहने का अवधि बढ़ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि नाइट्रोजन जो फिलिंग होनी है प्लांट को, चावल को, वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अजोला प्लांट बेस्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए लैंड में। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब बात करेंगे हम कि इसको स्ट्रक्चर जो लगाना है, अगर हमारे को हमारे घर के अंदर या हमारे खेत में स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए जो बेड की साइज़ होती है, अजोला बेड जिसको आप बोलते हैं, वो बेड की साइज़ क्या होनी चाहिए, और एक जानवर के लिए, एक गाय के लिए या भैंस के लिए कितनी बड़ी साइज़ का अजोला बेड होना चाहिए, और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी तकनीकी को यदि हमें सफल बनाना है तो सबसे प्राइमरी नीड होती है कि उसको हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। यदि हम लोग बहुत एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन पे काम करते हैं या मतलब अनुभवी सुझावों पे काम करते हैं तो वो तकनीकी कम समय में सफल हो जाती है। तो जो ये आपका प्रश्न है, ये मुझे सभी प्रश्नों के साथ में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न नज़र आया। ऐसा प्रश्न किसानों को जानना बहुत अति आवश्यक है यदि इस तरह की फार्मिंग करते हैं। तो बेड का जो आकार है वो कैटल के हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन एक एवरेज यदि हम लोग साइज की बात करें तो किसी भी बेड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई से आधी चौड़ाई की आवश्यकता होती है। ये एक तरह का हम कह सकते हैं थंब रूल है। थंब रूल है, यानी बेड को यदि हम बना रहे हैं, यदि हमारी बेड की कोई भी साइज़, यदि हम लोग मान लीजिए 1 फीट का साइज़ रख रहे हैं लंबाई, तो हमें इसकी बेड की चौड़ाई आधा फीट ही रखनी चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट ये है कि इसकी ऊंचाई, जिसमें हम लोग पानी भरेंगे। तो पानी भरने के लिए यदि हम लोग इस रूप में कल्टीवेशन कर रहे हैं इन स्टेट्स में, जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, या जहाँ तक बात करें अपन सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये वाले जोन्स में हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि बेड की हाइट 1 फीट से ज़्यादा नहीं रखें और पानी 6 से 7 इंच से ज़्यादा हम लोगों को इसको फुलफिल नहीं करना है। उसके बाद बदलना पड़ेगा पानी। बिल्कुल, पानी बदलना पड़ेगा, टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा। पानी का वाष्पीकरण होगा। जो पानी हम बदलने जा रहे हैं उस पानी का इस्तेमाल हम लोग खेत में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में करें। जो हम लोगों ने खाद और मिट्टी डाली है उसको हम लोग NPK के रूप में इस्तेमाल करें। जो अजोला हमारा किसी वजह से डैमेज हो गया उसको हम लोग फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करें। जो अजोला हमारा बिल्कुल फ्रेश है उसको हम लोग फीड के रूप में कन्वर्ट करें। और एक खास बात कि बेड की जो लंबाई हमारे हिसाब से हमने डिसाइड की है कि एक यूनिवर्सल जो मॉडल हम लोग बात करें तो 12 फीट लंबाई 6 फीट चौड़ाई का बेड होना चाहिए और ऊंचाई उसकी औसतन लगभग 1 फीट होनी चाहिए। और औसतन जो ये बेड बनाते हैं हम लोग, इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट या कहीं का भी क्लाइमेट आप ढूंढेंगे तो 12 महीने में समताप नहीं होता, बिल्कुल इक्वल नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता। वहाँ पे अप एंड डाउन चलता है क्लाइमेट। तो जब अप एंड डाउन चलता है तो हम लोगों को इसको शेडिंग भी करना पड़ेगा, यानी उसको छाया भी प्रदान करनी पड़ेगी। यदि हम लोग इसको शेडिंग नहीं करेंगे तो विंटर में ये डैमेज होगा, लाल पड़ के, समर में ये काला पड़ के डैमेज होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों के एक मॉडल के बिहार पे चलना पड़ेगा। और ये जैसे आपने जिक्र किया बेड का, तो बेड की जो थिकनेस होती है जिसको कि हम मोटाई बोलते हैं जी, तो कितने माइक्रोन की होती है? बेसिकली सर क्या है, इसमें अलग अलग फैब्रिक्स आती हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड फैब्रिक हैं जिसको हम लोग 4 से 5 साल इस्तेमाल करना चाहें तो करीब करीब हम लोगों को 500 माइक्रोन की सीट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कलर है वो यूनिवर्सल कलर अंदर का वाइट होना चाहिए। और यदि हम लोग बात करें कि हम लोगों को ऊपर की छाया वो ग्रीन कलर की रखनी चाहिए और आउटर कलर भी प्रेफरेंस ग्रीन कलर को ही करना चाहिए ताकि अजोला का कल्टीवेशन स्पेशली बहुत तेज़ी से हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ढकने के लिए जो नेट आप काम में लेते हैं वो कितने प्रतिशत वाला छाया वाला होता है? वो औसतन ऐसा रहता है सर कि हम लोग 75 से लेकर 85% तक का नेट इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी जो थिकनेस है वो 125 GSM की लगभग औसत होनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि भाई एक बार आपने ढांचा ले लिया तो लगभग 5 से 6 साल चल जाता है,
तो ये इसका मतलब आपकी जो नेट है ऊपर जो ढकने की है वो भी यूवी स्टेबलाइज होती है? बिल्कुल, हर प्रोडक्ट यूवी स्टेबलाइज होता है, ISI मार्क होता है, और गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे बारिश के अंदर वो पानी कैसे दोनों साइड में क्रब होके गिरेगा, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने के लिए वाटर आउटलेट लगा हुआ रहता है, बरसात का पानी निकलने के लिए उसके ऊपर विंडोज़ लगी हुई रहती हैं, अजोला को निकालने के लिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आ जाए, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड नहीं कर दें, कुछ फंगस नहीं आ जाए, तो हम लोगों ने उसके लिए एक स्टील सीव की व्यवस्था की है, चलनी जिसको हम लोग चलनी की व्यवस्था की है। तो एक बार अगर चलनी से हम सेवाल को बाहर निकालते हैं या अजोला को बाहर निकालते हैं तो एक चलनी में कितना किलो आ जाता है? बेसिकली इस चलनी का हम लोगों ने एक डिज़ाइन बना रखा है कि स्पेशली जो चलनी का कल्टीवेशन साइज है, क्योंकि फार्मर के पास में कोई कांटा नहीं होता, कोई बांट नहीं होता ना, उसे ये पता होता है कि मुझे कितना निकालना है, क्या करना है, और प्रोडक्शन क्या है, एक लिमिट एरिया में हम लोग कर रहे हैं, तो हमें एक यूनिवर्सल मेथड पता होना चाहिए कि हम कितना निकाल रहे हैं। तो जो एक चलनी से हम लोग निकालेंगे सो औसत करीब 600 से 700 ग्राम गीला अजोला इसमें से निकल जाता है। यदि हम लोग ज़्यादा भर के निकालेंगे तो करीब वो 1 किलो के आसपास होता है, और हाफ चलनी निकालेंगे तो करीब 600 से 700 ग्राम के आसपास होता है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि हमारे किसान भाई ने आपसे संपर्क साधा, आपने स्ट्रक्चर दिया, उनको बेड उन्होंने लगाया, बेड के अंदर उन्होंने छाया जाल ऊपर से ढका, और उसके बाद में उसके अंदर क्या गतिविधि करनी है, उसमें आमतौर पे लोग कहते हैं कि उसमें सीड डालना पड़ता है, जिसको कि सेवल या सेवल का जावन बोलते हैं, जैसे दही जमाने के लिए जावन लेते हैं वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, मदर सीड कंपलसरी है। किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि जो हमने सीड सेलेक्ट किया है वो ऐसी जगह से लें जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ को लेके। यदि हमने कहीं से भी उठा के सीड सस्ते या महंगे के चक्कर में ले लिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन जानवरों की तरह होंगी जैसा हमारे देश में देखने को है। अच्छा, आज मान लीजिए सर, हम लोग इंडिया लेवल पे बात करें तो हम मिल्क प्रोडक्शन में ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन हमारे साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास पशुधन भी ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और यदि इसको एवरेज निकाला जाए पर केटल पर डे मिल्क प्रोडक्शन निकाला जाए तो वो हमारा बहुत कम मात्रा है। तो जो फीडिंग कॉस्ट है या जो उसको देने वाली पानी की मात्रा है, ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा है। तो वो वजह इसलिए हुई है कि हम लोगों ने क्रॉस ब्रीड करा दिया। हम लोगों को खुद को ये नहीं पता कि एक अच्छी क्वालिटी के एनिमल से अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है यदि हम लोग क्रॉस ब्रीड ढंग से देख के करवाएं तो। सही। इसमें कहने का मतलब आपका जो आप कल्टीवेशन के लिए जो सीड काम मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एश्योरेंस क्वालिटी की जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप कहीं से लें किसान भाइयों तो ऐसी जगह से लें जहाँ की आपको लगे कि ये सर्टिफाइड है, अच्छा है, और सोर्स अच्छा होना चाहिए। सोर्स अच्छा होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसका उद्देश्य केवल पैसा नहीं होना चाहिए 50 या 100 रुपये या 200 रुपये किलो कि मुझे उनसे पैसा लेना और उसको सीड देना है। क्योंकि यदि आज आपने वो सीड ले लिया तो रेगुलरली आपका सीड वही चलने वाला है। सही बात है। तो जब वो चलेगा तो आपसे पुअर क्वालिटी ही आपके ट्रांसफर होगी आपके एरियाज में। तो आपको सबसे अच्छा चीज़ जो ध्यान में रखनी है, आपको सही सीड का इस्तेमाल करना है, सही सोर्स का इस्तेमाल करना है, और ऐसी जगह से खरीदना है जिस व्यक्ति विशेष को इसके बारे में डीप नॉलेज हो और सही तरीके से वो इसकी खेती कर रहा हो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गजानन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज मैंने बेड के अंदर सेवाल का जो बीज है वो डाला, तो मुझे जो आपने एक साइज़ बताई थी 12 बाई 6 बाई 1 का, तो इसमें मुझे कितना बीज डालना चाहिए और कितने दिनों में मेरा सेवाल पूरे में फैल जाएगा, और कब मैं इसका उपयोग मेरे कैटल्स को खिलाने के लिए कर सकता हूँ? ये इस प्रश्न का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें किसान को इसी में आती है और लोग इसको नॉलेज स्प्रेड नहीं कर रहे, लोगों के बीच में नहीं पहुंचा रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें हम लोग 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल हमारा ये होता है कि पीने योग्य पानी होना चाहिए। जो पानी का हम लोग उपयोग करें घर में, जो हम पानी पी रहे हैं, यदि वो पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी थिंग ये है कि हम लोग जो मिट्टी इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। हमको जो पानी इसमें इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए 12 फुट 6 फुट इंटू 1 फुट की क्यारी है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 6 इंच ही पानी रखना है। 6 इंच से ऊपर पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। और पानी का इस्तेमाल करने से पहले हमें छनी हुई मिट्टी, जो ज़मीन में खेत की मिट्टी हो और 1 फीट गहरे गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी हो, उसको सोलराइजेशन करके, यानी उसको धूप लगाकर 1 या 2 दिन की, फिर उस मिट्टी का इस्तेमाल हम लोगों को उस बेड में सिमिलर रूप में करना है।
कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं करना है, और वो भी एक तरीका है इस्तेमाल करने का। आपको पर स्क्वायर फुट, जैसे 12 फुट लंबी क्यारी है, 6 फुट चौड़ी क्यारी है, तो इसका स्क्वायर फुट एरिया यदि आप निकालेंगे तो 72 स्क्वायर फुट हो गया। 72 स्क्वायर फुट में पर स्क्वायर फुट 2 किलो मिट्टी का इस्तेमाल करना है, यानी करीब करीब 150 किलो मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी एक बेड को रन करने के लिए। साथ में इसमें गोबर की खाद कुछ बिल्कुल आवश्यकता होती है? बिल्कुल ज़रूरत है सर। आपको सबसे अहम चीज़ें हैं, ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं गोबर, इसका बड़ा रोल प्ले करता है। ज़्यादातर लोग यदि साइंटिफिकली हम जाएंगे तो लोग एसएसपी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारी नेचुरल ग्रोथ आ रही है तो हम लोग एसएसपी को इसमें नहीं डालें, क्योंकि इसका 100% जो कल्टीवेशन आना है वो हमारा यूज़ होना है एज ए फीड। एज ए फीड इन द सेंस ये है कि वो सारा फीडिंग हमारा एनिमल्स में जाएगा, और उसका प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे एनिमल्स के मिल्क में देखने को मिलेगा, या हम लोग बात करें मीट में देखने को मिलेगा, या एग्स में देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये रखें कि यदि नेचुरल वे में प्रोडक्शन आ रहा है तो बिल्कुल एसएसपी को हमको टच नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात हमारे अग्रवाल साहब ने कही कि जहाँ तक हो सके चीज़ों को जैविक रखें, क्योंकि जो चीज़ खान पान में काम में लेनी है वो जैविक हो तो बेहतर होती है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। और बात को जारी रखेंगे। तो जो हम लोगों को गोबर इस्तेमाल करना है, गोबर इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि जो एरिया है हमारा 12 फुट लंबा और 6 फीट चौड़ा, ये टोटल 72 स्क्वायर फुट हो गया। तो 72 स्क्वायर फीट को हम लोगों को फर्स्ट टाइम में 100 ग्राम पर स्क्वायर फुट का 10 दिन से 15 दिन पुराना गोबर का घोल बनाकर उसमें उस मिट्टी पे हम लोगों को डाल देना है। और डालने के बाद में करीब 7 किलो 200 ग्राम होता है, तो हम लोग चाहें तो लाइट रखने के लिए 5 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, कई बार हम लोग 7 किलो का प्लान करेंगे तो 10 किलो तक पहुंच जाता है, क्योंकि गोबर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम है, तो उस पर हम लोग मेजरमेंट नहीं करते, उसके इफेक्ट्स हमें पता नहीं है कि ज़्यादा डल जाएगा तो क्या दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप कम इस्तेमाल करें। 3 किलो 4 किलो भी करेंगे तो एक बार चल जाएगा। उसका घोल बना के उस मिट्टी पर डालना है, और उसको घोल बनाने के बाद में 1 दिन के लिए छोड़कर नेक्स्ट दिन की शाम को हमको उसमें पानी भरना है। और पानी कितना भरना है, 6 से 7 इंच तक ही हम लोगों को पानी भरना है। अब हम लोग अगली कड़ी की बात करते हैं, बीज कब डालना है उसमें? बिल्कुल 1 दिन बाद जब हम लोगों ने इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद में हम लोगों को कोई भी कपड़ा लेके उसके ऊपर कुछ झाग बनेंगे, उन झाग को ख़त्म करना है, उन झाग को निकालना है। वो झाग एक तरीके से अजोला को डैमेज करने का काम करता है, इसलिए झाग हटाना बहुत अति आवश्यक चीज़ है। झाग हटाने के बाद में हम 2 या 3 घंटे बाद में अजोला सीड को मुट्ठी के अंदर भर के पानी के अंदर ले जाके हल्के हाथों से छोड़ें, और टूटने का ध्यान रखें कि अजोला डिवाइड कम से कम हो, टूटे कम से कम, क्योंकि इसका जितना भी वर्किंग होगा, ऑपरेशनल जो इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी वो रूट बेसिस वर्किंग स्टार्ट होगी। अजोला बहुत छोटा सा एल्गी है जो पानी के ऊपर बिल्कुल ओपनली स्पीडली तैरता रहता है। तो जब आप अजोला को इसमें डालेंगे तो उसकी जड़ें बहुत कोमल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, बाल के आकार की होती हैं। तो यदि वो जड़ें टूट जाएंगी तो ग्रोथ आने में बहुत समय लग जाएगा। और यदि हम लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल मेजरली ध्यान रखा तो हमें जो ग्रोथ मिलेगी वो 7 to 10 डेज में हमारी 12x6 की क्यारी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्यारी फुल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे क्रिकेट का स्टेडियम हमने कहीं बना लिया है, ऐसी एकदम फील्ड तैयार हो जाएगी। पूरा लस ग्रीन अजोला आपको देखने को मिलेगा एक क्यारी के अंदर, और उसको बढ़ने में 7 से 10 दिन लगेगा। और फिर पर डे हम लोग करीब करीब इस क्यारी से पर स्क्वायर मीटर का 250 ग्राम से 400 ग्राम कल्टीवेशन कर सकते हैं अजोला। रोजाना आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या एक कोने से लेना है या चारों कोनों से लेना है, या किस तरीके से निकालना है? ठीक तरीका ये रहता है कि हम लोगों को छोटा जो प्लांट होता है उसको थोड़ा नोटिस करना है, छोटे प्लांट को कम लेना है, जो प्लांट की मैच्योरिटी आती है उस प्लांट को ज़्यादा लेना है। तो ज़्यादा ठीक ये रहेगा कि हम लोग इसको कोने कोने से लें, तो उससे बीच वाला एरिया डिस्टर्ब भी नहीं होगा और स्पीडली ग्रोथ करेगा वो। तो हम लोगों को चारों कोने यानी 12 फीट लंबाई वाले और 6 फीट चौड़ाई वाले कोने से इस बीज को निकालते रहना है। गजानन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस पानी को भी समय समय पे हिलाना चाहिए दिन में? पानी को बिल्कुल हमें हिलाना चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में जब हमने अजोला डाला है तो करीब 3-4 दिन के लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग 3-4 दिन
के लिए चलनी से या किसी भी अन्य उपकरण के सहारे उस पानी को हिलाएंगे तो उसमें अजोला के हिलने के साथ में उसकी जड़ें टूटेंगी, और जब जड़ें टूट के उस चलनी के लग जाएंगी, मतलब चलने के साथ में आ जाएंगी, तो प्लांट को फिर ग्रोथ करने के लिए वापस जड़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। हर प्लांट का सर्वाइवल परसेंटेज उसके बेस यानी रूट से होता है। यानी शुरुआती दौर में नहीं करना है, लेकिन बाद में जब बढ़ जाए, बिल्कुल, प्लांट की जड़ें जब हल्की भूरी हो जाएं, थोड़ी मजबूत हो जाएं, थोड़ी सी टाइट हो जाएं, तब हम लोग इसको हिला सकते हैं। हिलाने का एक मीनिंग ये है कि अजोला प्रॉपरली कोई फंगस नहीं आएगा, पानी में किसी तरह के बैक्टीरियाज नहीं आएंगे, और जब भी हम लोग करें ये एक्टिविटी उस समय हम लोगों को पूरे अजोला को वॉच करना है, देखते रहना है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई। किसी तरह की दिक्कत इन द सेंस ये कि कहीं काला तो नहीं पड़ रहा, कहीं लाल तो नहीं पड़ रहा। इस पूरी सिचुएशन में यदि लाल पड़ रहा है कहीं से अजोला मान लीजिए, तो डरने की कोई बात नहीं है। लाल पड़ने का कारण क्या हो सकता है? उसकी मैच्योरिटी हो सकती है, सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अजोला हमारा ख़राब हो गया। यदि अजोला ख़राब होने की पोजीशन में जाता है तो अजोला काला पड़ेगा। यदि काला पड़ गया तो चिंता का विषय है, वरना कोई विषय नहीं है चिंता का। चिंता का तो इसमें कोई विषय ही नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत आसानी से इसको फार्मर ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप की हुई है उसमें सब चीज़ों को पहले से ध्यान रखा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक बार आपने चालू किया तो उसमें पानी कितने दिनों से बदलना है, और उस पानी का इस्तेमाल क्या करना है? उस पानी को फेंक देना है, या खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है, या पेड़ पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरा ऐसा मानना है सर कि जो भी आज दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ जी, वो हर चीज़ हमारे लिए किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए व्यर्थ हो सकती है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं होती है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग जरूर होता है। हाँ जी। तो अजोला जो सेगमेंट है, हाँ। उसका एवरी पार्ट यूजफुल है और मस्ट यूजफुल है। मस्ट यूजफुल इन द सेंस ये है मेरा कहने का मतलब कि इतना उपयोगी है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ्री का हो गया फार्मर के लिए, इसलिए उसको ऐसा लग सकता है कि यार ये फ्री का है, क्या काम आता होगा, लेकिन वो सेम टू सेम इक्वल है उस छाछ की तरह जो डेयरी में जाने के बाद में 20 रुपये लीटर हो जाती है। इसका एक एक चीज़ उपयोगी है। जैसे आपने पानी के लिए बोला, तो पानी जो है, पानी हमने 6 या 7 इंच इसमें जो भरा, वो 6 या 7 इंच पानी धीरे धीरे एक समय अवधि के साथ में वाष्पीकृत होके नीचे बैठता चला जाएगा। जब लास्ट में पानी 2 या 3 इंच इसमें रह जाता है, तो उस पानी को हम लोगों को जो वाटर आउटलेट इसमें लगा हुआ है, उससे हम लोगों को एक किसी न किसी ऑपरेशनल पोर्ट में इकट्ठा करके और उसको एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि प्लांट जब ग्रोथ करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, पर्णहरित होगा। पर्णहरित होगा तो प्लांट उसमें अपनी एनर्जीज लेगा, एनर्जीज लेके जड़ों के द्वारा वो नाइट्रोजन उस पानी में छोड़ेगा। ऐसा ही राइस फार्मिंग में होता है। तो जब वो नाइट्रोजन पानी में छोड़ेगा तो नाइट्रोजन का परसेंटेज पानी में बढ़ जाएगा। यानी पानी के अंदर भी आपको उर्वरक है, उसका इस्तेमाल आप खेती में कर सकते हैं, आप बाग बगीचों में कर सकते हैं एज ए लिक्विड, यानी कि तरल कह सकते हैं हम उर्वरक के रूप में। और बहुत ही अच्छी खाद है। बहुत अच्छी जानकारी गजानन जी ने दी हमको। और किसान भाइयों को गजानन जी, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है सभी किसान भाइयों से। हमारी जो फार्मर फैमिलीज़ हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो करीब 15 करोड़ फार्मर फैमिलीज़ हैं। हाँ जी। 15 करोड़ फार्मर फैमिलीज़, किसान की कोई कास्ट नहीं है। हर जगह के लिए अलग अलग किसान है। राजस्थान में बात करें तो जाट भी किसान है, शर्मा भी किसान है, वर्मा भी किसान है, पाटिल भी किसान है, पटेल भी किसान है। हमें हमारी यूनिटी को पहचानना है, और पहचान के सबसे बड़ी जो हमने गलती की है, हाँ जी, खेत का हर चीज़ का इस्तेमाल खेत तक करना है। जिस दिन इस तकनीकी पे हमने काम प्रारंभ कर दिया, उस दिन हमारी बचत का आंकड़ा और हमारी बैलेंस शीट उस व्यापारी की तरह हो जाएगी जो एक 8x8 की दुकान से कुछ 20 या 30 साल में एक बड़ी इंडस्ट्रीज में तब्दील हो जाती है। हमारे किसान का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है, वो हमेशा हर चीज़ को खुदरा में खरीदता है और थोक में बेचता है। तो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग बहुत नेसेसरी पार्ट है। अजोला कॉन्सेप्ट किसान के इस्तेमाल करने तक ही सीमित नहीं रहे। अजोला को वो ग्रोइंग करे, खुद इस्तेमाल करे, बची हुई अजोला का वो पाउडर बनाए, कुछ फीड्स बनाए, अजोला को अन्य किसानों तक पहुंचाए,
उसकी एक जो औसत कीमत है बाजार में वो प्राप्त करे और अपनी आय बढ़ाए। ऐसा ही वो वर्मी कंपोस्टिंग से कर सकता है, ऐसा ही वो प्रोसेसिंग करके अन्य फसलों से कर सकता है। जैसे आज बाजरा है, बाजरा हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कॉमोडिटी है, राजस्थान उसमें अव्वल है। बाजरे के हम बिस्किट बना सकते हैं, बाजरे से हम नमकीन बना सकते हैं। तो मेरा मैसेज है कि किसान को अपने खेत में उपजने वाले हर सामान का इस्तेमाल खेत में करना है, व्यापारी पे निर्भरता कम करनी है, अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी लागत को कम करना है और एक सपने के साथ काम करना है। वो सपना ये है कि हमें पर्यावरण को हरा भरा करना है, पशुओं को स्वस्थ करना है और मानव की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर टिकी हुई है, हमारे कंधों पे है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है फूड। जो हम लोग खाना दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो जहरीला नहीं हो, नहीं तो हम इतनी बड़ी समस्या में घुस जाएंगे कि उस समस्या को निपटाने के लिए हमारे पास किसी तरह के विकल्प नहीं बचेंगे, एम्बेसडर रहेंगे ही नहीं। जब एम्बेसडर नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, इलनेस बढ़ेंगी, लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें यदि कंट्रोल हो सकती है तो केवल हमारे देश के किसान भाइयों के खेतों से हो सकती है। बहुत बढ़िया बात गजानन जी ने बताई। और गजानन जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में और आज बड़े मुकाम पे हैं। आज इनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अजोला हरा सोना है और इस हरे सोने को हम सबको अपनाना है और अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी किसान भाइयों।